हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ प्लेन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को जान रहे थे। हमने ये देखा था कि वेक्टर वह राशि है जिसमें मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और दिशा दोनों होती है। अगर हम किसी वेक्टर को, किसी सदिश को किसी रियल नंबर या वास्तविक संख्या से गुणा करते हैं तो वो उतनी ही गुणा ज्यादा हो जाती है। अगर आप नेगेटिव रियल नंबर लेते हैं तो दिशा विपरीत यहाँ पे हो जाती है। ये हमने पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद अ स्केल, यानी जब आप अदिश को सदिश से गुणा करते हैं तो क्या होता है। अगर हम बात करें किसी वेक्टर क्वांटिटी, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, उसको अगर हम किसी स्केलर या अदिश राशि के साथ गुणा करते हैं तो हमारे पास जो हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका, उसमें जो मैग्नीट्यूड होता है वो जो है वेक्टर और स्केलर दोनों का प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन वही रहती है जो कि वेक्टर की रहती है। ठीक है, तो यानी जब आप एक स्केलर और वेक्टर को इंटू करते हो तो आपको क्वांटिटी कैसी मिलती है, वेक्टर, क्योंकि उसमें दिशा भी होती है और दोनों का प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वही आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो जाता है। When a vector is multiplied by a scalar, when a vector is multiplied by a scalar quantity, then the magnitude of vector changes in accordance with the magnitude of scalar, but the direction of the vector remain unchanged. क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि जब वेक्टर को हम स्केलर से इंटू करते हैं, जब अदिश और सदिश का गुणा करते हैं तो हमारे पास जो वेक्टर मिलता है उसका मैग्नीट्यूड जो है स्केलर के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके बढ़ जाता है, लेकिन डायरेक्शन इसकी अनचेंज रहती है, यानी बदलती नहीं। जब एक सदिश को एक अदिश राशि से गुणा किया जाता है तो सदिश का परिमाण और अदिश के परिमाण के अनुसार बदल जाता है, लेकिन सदिश की दिशा अपरिवर्तित रहती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो आप नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की। तो जब भी आप दो या दो से अधिक वेक्टरों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास उनका एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, ठीक है, क्योंकि उनके सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर वह वेक्टर है जो दो या दो से अधिक जो आपके सदिश हैं उनके योग से आपको प्राप्त होता है, ठीक है। अ रिजल्टेंट वेक्टर इज अ वेक्टर सम ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल वेक्टर, यानी दो या दो से अधिक वेक्टरों का जो योग होता है उसी को रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टू और मोर वेक्टर टुगेदर। इसको हम दो या दो से अधिक सदिशों को आपस में जोड़कर हमें मिलता है। इफ एबीसी आर डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर एबीसी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, विस्थापन सदिश। अगर एबीसी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है यानी विस्थापन सदिश है, देन द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपके पास क्या है, आर जो है वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ए बी और सी क्या है, आपके पास तीन वेक्टर है, जिसे इस तरीके से रखा गया है, तो जो आर वेक्टर होगा वो इन तीनों का योग के बराबर होगा, ठीक है। और इसे आप डायग्रामेटिकली यानी डायग्राम की फॉर्म में इस तरीके से भी शो कर, यहाँ पर ये आपका वेक्टर है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तीनों के आप देख सकते हैं एक ही दिशा में है, यानी पहले का जो एरो है वो दूसरे वेक्टर का या बी वेक्टर का जो है टेल पे से जुड़ा है, दूसरे वेक्टर का जो हेड है वो तीसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा है, और इनका रिजल्टेंट जो है आपका इस तरीके से यहाँ पे है कि जो रिजल्टेंट का एरो है वो थर्ड या सी वेक्टर के एरो से जुड़ा है और इसका जो टेल है वो आपके यहाँ पे ए वेक्टर के टेल से
जुड़ा। तो ये आपका क्या है, रिजल्टेंट जो है डायग्राम है। ठीक है, ये आपका डायग्राम है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। आपके पास दो वेक्टर है, दो सदिश हैं, दोनों के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है और दिशा। इन दोनों सदिशों को कुछ इस तरीके से रखा जाता है कि पहला जो सदिश है उसका जो हेड है वहां से आप दूसरे सदिश के टेल को रखते हैं। तो क्या होता है, आपके पास जो रिजल्टेंट आता है उसका दूसरे सदिश का हेड उससे जुड़ा होता है और पहले सदिश का टेल इससे जुड़ा होता है। मान लीजिए क्या है, ए बी सी। तो ये आपका वेक्टर पी है, ये क्यू है और ये आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आर वेक्टर होगा वो बराबर होगा वेक्टर पी प्लस वेक्टर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ए बी सी, वेक्टर ए जो है ए बी जो है पी, बी सी जो है क्यू, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसे आप इस तरीके से लिख सकते हो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। ठीक, if two vectors are represented by both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then the resultant of these vectors is represented by both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. क्या कहा गया है, कहा ये क्या है कि अगर आपके पास दो सदिश हैं जिनका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और दिशा क्या है, ठीक है, और इन दोनों को इस तरीके से रखा जाता है कि ये ट्राइंगल की दो साइड को दर्शाते हैं। तो जो आपकी तीसरी साइड होगी, ठीक है, वो क्या होगी, उसका ऑर्डर ऑपोजिट होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, विपरीत होगा। और यहाँ पर जो है वो आपके ट्राइंगल के तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करेगी, यानी त्रिभुज का जो तीसरा साइड है उसे दर्शाएगी। ठीक, यदि दो सदिशों को एक ही क्रम में ली गई त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा दोनों में दर्शाया जाता है, तो इन सदिशों के परिमाण को विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा परिमाण और दिशा दोनों में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, आप इसे नोट करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर है आपका P, दूसरा वेक्टर है Q, ये है R। अब आप क्या करेंगे, यहां से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से लाइन खींचेंगे ताकि ये दोनों क्या हो जाए 90 डिग्री में। नाम दे लेते हैं ए बी सी डी। ठीक, ये एंगल आपका है, ये एंगल है आपका फाई। ठीक है, तो हमारे पास सदिश है पी क्यू आर, ये आपके सदिश है, इनको इस तरीके से रखा गया है और यहाँ पे हमने बी सी एक्सटेंड किया है और यहाँ से हमने डी सी को एक्सटेंड किया है और हमारे पास ये यहाँ पे मिला है। तो आप लिखेंगे, मान लें दो सदिश ए तथा बी है जो कि एक क्रम में एक त्रिभुज की दो भुजाओं को दर्शा रही है तथा आर इसी त्रिभुज का की तीसरी भुजा है।
जिसका क्रम ये आपका P और Q है। विपरीत है। AB को आगे C बिंदु तक बढ़ाया जाता है तथा D से C पर एक अभिलंब बनाया जाता। ठीक है, नोट करेंगे थ्योरी। अब अगर हम ACD की बात करें तो यहाँ पे ये एंगल C क्या है आपका 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, AC प्लस DC प्लस AD का स्क्वायर। अगर हम AC की बात करें तो AB प्लस BC हो जाएगा, DC का स्क्वायर बराबर AD का। ठीक, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से आ गया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ट्राइंगल BCD लेंगे और यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD cos थीटा। cos थीटा कितना होगा, BC प्लस BC अपॉन CD या DC, BC अपॉन DC। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू DC cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इतना नोट कर लीजिए पहले। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा की बात करें तो क्या आएगा देख लेते हैं। DC अपॉन DB, या आप इसे लिख सकते हैं DB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू DB साइन थीटा। DC इक्वल्स टू DB साइन थीटा। ठीक, तो आप लिखेंगे साइन थीटा बराबर DC अपॉन DB, तो DC बराबर साइन थीटा DB साइन थीटा। ठीक, अब हमारे ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 को आप एक में रख देंगे। ठीक, वैल्यूज रखेंगे तो लिखेंगे आप सब्स्टिट्यूटिंग BC है DC cos थीटा, DC cos थीटा और D और क्या रखना है आपको DC DB साइन थीटा, DC साइन थीटा और ये आपका एक मिनट यहाँ पे DB होगा, DB है ये DC नहीं है, यहाँ पे DB है। ठीक, DC और BC इनकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक, तो आएगा आपका AB प्लस
dB cos थीटा होल स्क्वायर प्लस DC यानी dB साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AD AD का स्क्वायर। ठीक, वैल्यू रखेंगे। AB कितना है? AB है P, DB कितना है? D है आपका R प्लस DB कितना है? R साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर AD। AD कितना है आपका? R। DB कितना है फिर? R ये है, DB आपका Q, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे Q होगा, Q साइन थीटा, Q कॉस थीटा, Q P प्लस Q कॉस थीटा का होल स्क्वायर, Q साइन थीटा का होल स्क्वायर और R का स्क्वायर। ठीक, कितना नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही पे लगाएंगे ये, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2q कॉस थीटा। ठीक, तो लिखेंगे आप, तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर r। ठीक, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा बराबर r का स्क्वायर। अब इसे आप शफल कर लीजिए। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा बराबर r स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो वैल्यू रख देंगे। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू 1 होगा प्लस 2pq कॉस थीटा बराबर r। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा इक्वल्स टू r का स्क्वायर। तो r की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट की आपकी वैल्यू आ गई है, r का मान आ गया है। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज हमने जो है ये देखा कि आपके जो वेक्टर है उनकी प्रॉपर्टी क्या है, साथ ही साथ हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को पढ़ा। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, आपने इसे नोट भी किया होगा। आपको इस टॉपिक को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।